तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक की आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे उसको मैं लिख देता हूँ। तो हीट क्या होती है सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं, जिसको हम कहते हैं ऊष्मा। इसके बाद टेम्परेचर के बारे में समझेंगे, जो ताप जिसको हम बोल देते हैं कि ऊष्मा या ताप हम किसको कहते हैं। इसके बाद देखेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन क्या होता है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन क्या होता है उसको समझेंगे। मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन का क्या मतलब है कि जो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो वो कितने प्रकार से जाती है, ठोसों में क्या तरीका है, लिक्विड के अंदर क्या तरीका है, या विदाउट मीडियम ऊष्मा कैसे प्रभावित होती है उसके बारे में इसमें समझना है। टेम्परेचर स्केल होते हैं हमारे, कोई सेल्सियस डिग्री होता है या फ़ारेनहाइट होता है या केल्विन होता है, वो क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो टेम्परेचर जो हमारे स्केल हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। कभी कभी इसमें एक नंबर का पूछा गया है, मैंने पिछले एग्जाम में देखा है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करवा लिया था, तो वो एक नंबर में पूछा गया। तो कैसे होता है उसको समझने वाले हैं। एक होता है थर्मल एक्सपेंशन, उसमें प्रसार जिसको हम बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन होता है उसमें प्रसार। जो भी ठोस होते हैं हम देखते हैं कि उसमें अगर फैलते हैं तो वे उनमें कितने प्रकार के वे थर्मल एक्सपेंशन होते हैं उसको देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है इसको समझने वाले, ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ऊष्मा चालकता जिसको कहते हैं। और टेम्परेचर ग्रेडियंट किसको बोलेंगे, ताप प्रवणता जिसको हम बोलते हैं। और इसके बाद एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। तो ये वाले टॉपिक आज इसका हम डिस्कस करेंगे। ये शुरुआत है थर्मोडायनेमिक की, हीट एंड थर्मोडायनेमिक की। तो उसमें आज की क्लास में ये टॉपिक हमें कवर करने हैं, इसके बाद कल की क्लास में नए टॉपिक होंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ऊष्मा हम किसको कहते हैं या हीट हम किसको कहते हैं। तो ऊष्मा एक प्रकार से ऊर्जा है, जो एनर्जी है। वास्तव में एनर्जी बहुत सारी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सब क्या है, अलग अलग एनर्जी है किसी भी तरह की। पानी अगर किसी डैम के अंदर इकट्ठा हुआ रखा है तो उसके पास भी एनर्जी है। अगर उसको द्वार खोल दिया जाए तो बहुत सारा पानी तेजी से निकलेगा, टरबाइन घुमाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो सब में एनर्जी है। हम बोल रहे हैं जो हमारे मुंह से आवाज़ निकल रही है, दिस इज अ साउंड एनर्जी, इसके अंदर भी एनर्जी है, साउंड वेव्स होती हैं। तो ये इसके पास भी एनर्जी है। तो एनर्जी तमाम तरह की होती है। तो यहाँ पर हम जो इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है कि ऊष्मा एनर्जी कौन सी होती है, हीट एनर्जी कौन सी होती है। तो ये भी एक तरीके की ऊर्जा है। इससे क्या होता है कि कोई भी बॉडी हमें या तो ठंडी महसूस होती है या गर्म महसूस होती है। इसी एनर्जी की वजह से, इसी ऊष्मा की वजह से हमें बॉडी ठंडी या गर्म महसूस होती है। तो ये वो एनर्जी है। और इसकी जो यूनिट होगी वो उसी तरह से होगी। जो एनर्जी की यूनिट है क्या, जूल, एमकेएस यूनिट, या कैलोरी भी हम कहीं कहीं जगह कह देते हैं। तो वो ऊष्मा की दूसरी एनर्जी भी कैलोरी भी इसको हम बोल देते हैं। चलिए, ये हीट के बारे में हुआ। इसके बाद टेम्परेचर जिसको हम ताप कहते हैं। और अभी हमने देखा कि ऊष्मा तो एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें कोई वस्तु ठंडी या गर्म महसूस होती है। लेकिन अगर उस ठंडी, कितनी वो ठंडी है कितनी वो गर्म है, उसको माप लें तो उसको मापने का जो तरीका वो टेम्परेचर कहलाता है। यानी कि किसी बॉडी के ठंडेपन या गर्माहट की जो माप है उसको हम ताप कहते हैं। कहते हैं ना कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल गया, उसके अंदर ऊष्मा है लेकिन कितने ताप पर है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। उसका मापना जो होता है हमारा वो टेम्परेचर स्केल पे हम नापते हैं, तो उसको हम ताप कहते हैं। और जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो होती है क्या, केल्विन भी है और या
डिग्री सेल्सियस भी इसकी है। कभी कभी केल्विन भी कह देते हैं टेम्परेचर की यूनिट को, और डिग्री सेल्सियस भी हम इसको कह देते हैं। और इसकी वीमा, थीटा से इसको डिनोट करते हैं हम टेम्परेचर को, जो इसकी वीमा लिखते हैं वो थीटा से लिखते हैं। तो ये हीट और टेम्परेचर के बारे में हुआ। इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन, जब कोई ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो कौन कौन से उसके तरीके होते हैं। तो इसके 3 तरीके होते हैं हीट ऑफ मोड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसमिशन का। पहला होता है कंडक्शन, जिसको क्या कहते हैं, चालन, हिंदी में कहते हैं इसको चालन। और दूसरा कन्वेक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, जिसको हम कहते हैं संवहन, हिंदी में कहते हैं संवहन। संवहन की भी एक विधि है जो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तीसरा होता है रेडिएशन, रेडिएशन भी होता है, विकिरण जिसको हम बोलते हैं। चलिए एक एक को समझते हैं। कंडक्शन ज़्यादा देखा जाता है ठोसों में, सॉलिड के अंदर इसको देखते हैं हम। ठोसों में जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो कंडक्शन के मेथड से होता है। ठोसों के अंदर, ठोस की आकृति में अगर हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं। मॉलिक्यूल्स, उनकी अपनी एक स्ट्रक्चर होती है कि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट अपना अपना होता है और वो फिक्स होता है। उनके बीच में लगने वाला जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, तभी हमें वो बॉडी इतनी ठोस दिखाई देती है, दब नहीं पाती। क्यों? उसके मॉलिक्यूल के अपने जो एक फिक्स स्ट्रक्चर है और उनके बीच में जो लगने वाला मॉलिक्यूल है वो क्या है, एकदम फोर्स है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसलिए बॉडी की शेप को चेंज करना आसान नहीं होता ठोस में। जब कोई बॉडी को ऊष्मा प्रदान की जाती है, ऊष्मा को हम Q से डिनोट करेंगे। तो होता क्या है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ऊष्मा पाकर उनमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी आती कहाँ से कि वे मॉलिक्यूल्स अपनी जगह को तो छोड़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी जगह के दोनों तरफ ही वाइब्रेशंस होने लगते हैं। जब वाइब्रेशंस होंगे तो वो अपने पास वाले मॉलिक्यूल को अपनी जो ये ऊष्मा उसने ली है वो ट्रांसफ़र कर देता है आगे को। अगले वाला मॉलिक्यूल गर्म हो जाता है, फिर अगले वाले मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो अगले वाले को अपनी ऊष्मा ट्रांसफ़र कर देता है। तो ठोस के अंदर ऊष्मा का प्रवाह कंडक्शन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और अपनी ऊर्जा को दूसरे मॉलिक्यूल तक पहुँचा देते हैं। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है और जो ठोस है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म होता चला जाता है। तो ये होता है एक मेथड, कंडक्शन मेथड, जिसको चालन मेथड हम कहते हैं। और ये कहाँ देखा जाता है? ठोसों में देखा जाता है। चलिए कन्वेक्शन को समझते हैं। ये लिक्विड के केस में होगा, लिक्विड या गैस, लिक्विड के केस में होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊष्मा को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। इसमें भी कन्वेक्शन के अंदर भी ऊष्मा अगर जाएगी तो उसके लिए माध्यम की जरूरत होगी। क्या होगा माध्यम? इस बार लिक्विड होगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ठोस की तरह इतने रिजिड फोर्स से नहीं बंधे होते हैं, बल्कि लूजली बाउंड होते हैं, तो वे मोशन में लिक्विड के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी बर्तन को हम पानी भर के उसमें या लिक्विड भर के नीचे से उसमें ऊष्मा प्रदान करें तो देखते हैं कि जो बर्तन की नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है वो ऊष्मा लेगा और ऊष्मा लेने के बाद क्या होगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वो वहाँ से मूव करेगा। तो यहाँ से एनर्जी लेने के बाद ये शिफ्ट हो जाता है, इसकी जगह को एक ठंडा जो पार्टिकल है वो इसके बराबर वाला वो इसकी जगह को लेना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स गति में रहते हैं, अपनी जगह को छोड़ देते हैं। ठोस के अंदर अपनी जगह को छोड़ते नहीं है, बल्कि अपनी जगह के मीन पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेट करते हैं और हीट को ट्रांसफर आगे कर देते हैं। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल अपनी जगह को छोड़ के आगे चले जाते हैं, उसकी जगह लेने के लिए कोई पास वाला मॉलिक्यूल वहाँ पर आ जाता है। आगे रेडिएशन है। हम देख रहे हैं कि इसमें भी ऊष्मा को प्रवाह होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम देखते हैं कि माध्यम की आवश्यकता है। कोई ना कोई ऊष्मा को कैरी कर रहे हैं, यहाँ भी कोई ना कोई ऊष्मा को कैरी कर रहा है। कौन? लिक्विड के पार्टिकल। रेडिएशन एक विकिरण जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ऊष्मा बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। कैसे? जैसे सूर्य से हमारे यहाँ तक प्रकाश आना, कहाँ से चल के आता है, निर्वात से भी चल के आ रहा है और वायुमंडल में भी चल के आ रहा है। तो
जो विकिरण है उसको वो बिना माध्यम के पार्टिकल को गर्म किए एक जगह से दूसरी जगह तक उसके द्वारा ऊष्मा प्रदान हो जाती है। जैसे हमारे कोई भी सिग्नल है, मोबाइल सिग्नल है, टीवी सिग्नल है, तो जितने भी सिग्नल हैं इनके अंदर भी एनर्जी होती है, तो ये सिग्नल भी एनर्जी कैरी करते हैं, तो वहाँ पर भी ऊष्मा बिना मीडियम के आ जा सकती है। तो जितने भी हमारे सिग्नल हैं या हम कहें कि जो भी हमारे विकिरण है, ये प्रकाश है, ये एक माध्यम को बिना गर्म किए, माध्यम के पार्टिकल को बिना गर्म किए हम तक पहुंच जाती है, जैसे सूर्य से हम जो प्रकाश आता है। तो ये है विकिरण की प्रक्रिया। और विकिरण की प्रक्रिया हम देखते हैं कि यहाँ माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये मान लीजिए यहाँ पर सन है और अर्थ तक जो यहाँ से लाइट आ रही है, बीच में जो भी मॉलिक्यूल है वे बिना ऊष्मा के कैरी किए हुए हम तक ऊष्मा पहुँच जाती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर यहाँ पर वैक्यूम में भी हम खड़े रहें तो वहाँ पर भी प्रकाश पहुँच जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम रेडिएशन कहते हैं या विकिरण हम इसको कहते हैं। तो ये हुआ ऊष्मा के तीन प्रकार हैं। आगे चलिए देखते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। जो ठोस होते हैं अगर उनको गर्म किया जाए, या ठोस, लिक्विड, गैस, तीनों को ही हम देखा जाए तो पदार्थों का एक ज़्यादातर नेचर ये होता है कि वे ऊष्मा को पाकर फैलते हैं, बड़े होते हैं, या वॉल्यूम उनका बढ़ता है, ठंडे होने पर सिकुड़ते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे पानी का बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कुछ है, वो ग्राफ के द्वारा उसको समझाया जाएगा कि पानी कैसा उसका बिहेवियर होता है। 0 से 4 डिग्री तक कुछ और, 4 डिग्री से ऊपर कुछ और, इस तरह से। बर्फ़ 0 से 4 डिग्री तक बर्फ़ रहती है तो वहाँ पर उसका बिहेवियर कुछ और रहता है। मोम या वैक्स है, उसका बिहेवियर कैसा रहता है, तो देखा जाता है एक्सेप्शन। हम कहते हैं कि कोई ठोस ऊष्मा को पाकर फैलता है, लेकिन कुछ ठोस ऊष्मा को पाकर सिकुड़ते हैं, तो वो एक्सेप्शंस है, एक दो एक्सेप्शंस है, लेकिन ज़्यादातर तो फैलते हैं। तो अभी हम जो मेजोरिटी की चीज़ है उसको डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेप्शंस को बाद में डिस्कस करेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन कैसे परिभाषा देंगे इसकी? थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि ठोस जो है वो ऊष्मा को पाकर फैलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मीय प्रसार भी ये 3 तरह का होता है। नंबर 1 लीनियर एक्सपेंशन, जिसको हम बोलते हैं रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपेंशन होता है, रेखीय प्रसार। दूसरा क्षेत्रीय प्रसार होता है। तीसरा आयतन प्रसार होता है, यानी कि जब कोई ठोस अपनी लंबाई में बढ़े, यानी कि कोई तार है, तार को जब गर्म करेंगे तो वो अपनी लंबाई में बढ़ेगा, तो वहाँ पर रेखीय प्रसार होगा। जब कोई क्षेत्रफल में बढ़े तो वहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार होगा, और जब कोई आयतन में बढ़े तो वहाँ पर क्या होगा? आयतन प्रसार गुणांक होगा। ऐसे ही इनके आयतन रेखीय प्रसार गुणांक होंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होंगे, आयतन प्रसार गुणांक होंगे। एक होगा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जिसको क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। एक होगा क्यूबिकल, जिसको हम आयतन प्रसार कहते हैं। तो जब कोई वस्तु या ठोस अपनी ऊष्मा पाकर अपनी लंबाई के अनुसार बढ़े, लंबाई में परिवर्तन हो, तब उसे हम कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। अगर क्षेत्रफल में उसका चेंज हो रहा है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और अगर उसके आयतन में हो रहा है तो क्यूबिकल एक्सपेंशन। इसके बाद आता है कि लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक हम इसको कहते हैं। देखते हैं अगर कोई तार को गर्म किया जाए या ऊष्मा इसको दी जाए, तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा
तो वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। एक तो मान लेते हैं कि ये ऊष्मा पाकर इसकी जो लंबाई में परिवर्तन होता है वो डेल्टा एल है। अगर इसकी लंबाई क्या है, एल है, और ऊष्मा पाकर इसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो क्या है, डेल्टा एल है। तो डेल्टा एल जो इसकी लंबाई में परिवर्तन है, जो इसकी लेंथ में चेंज है, डेल्टा एल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, कि वो पहले प्रारंभिक लेंथ उसकी क्या थी। और ये होगा उस पर कितना टेम्परेचर हमने उसमें चेंज किया, दिस इज द चेंज इन द टेम्परेचर। कहाँ से, 1 डिग्री से 2 डिग्री या 10 डिग्री से 15 डिग्री, तो चेंज इन टेम्परेचर, तो हमने टेम्परेचर में कितना परिवर्तन किया। तो ये इन दोनों के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब हम यहाँ से ये अनुक्रमानुपाती निशान हटाते हैं तो तब एक कांस्टेंट आता है जिसको हम अल्फा कहते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये अल्फा एक कांस्टेंट है, एल डेल्टा टी। यहाँ पर अल्फा एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, या रेखीय प्रसार गुणांक हम इसको कहते हैं। अल्फा का फॉर्मूला है से क्या होगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या है, लंबाई में वृद्धि, डेल्टा टी क्या है, ताप में वृद्धि, एल क्या है उसकी प्रारंभिक लंबाई। अगर यहाँ से अल्फा की यूनिट हम जानना चाहें तो यूनिट क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट तो सेम होगी, तो यहाँ से इसकी यूनिट हटा दी जाएगी। ये है टेम्परेचर पर प्रति डिग्री सेल्सियस, क्या लिखेंगे, यूनिट इसकी पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट होगी। वीमा क्या होगी, पर थीटा माइनस 1, तो इसकी वीमा यहाँ से हो जाएगी। इसके बाद जो सेकंड इसमें आता है वो है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जिसको हम क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं, और इसी के साथ ही आता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन शॉर्ट में लिख देता हूं, और इसको हम बीटा से डिनोट करेंगे। सिमिलरली इसी की तरह फॉर्मूला होगा कि जो क्षेत्रफल में परिवर्तन है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल पर और ताप में वृद्धि पर। तो फॉर्मूला निकल के आएगा बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू में डेल्टा टी, यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा। यूनिट फिर से वही आएगी बीटा की भी, प्रति डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही क्यूबिकल एक्सपेंशन के लिए होगा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, वो आयतन से संबंधित है। तीसरा तो वहाँ पर गामा से इसको हम डिनोट करेंगे, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू में डेल्टा टी, तो यहाँ से ये निकल के आ जाता है। इसकी भी यूनिट वही होगी सेम, प्रति डिग्री सेल्सियस। और एक होता है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, अब उसको देखते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा और गामा देखते हैं। अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा इज इक्वल टू 1:2:3 होता है। इसको ड्राइव करना ही बड़ा सिंपल है, पहले अल्फा बीटा में रिलेशन देख लो, फिर बीटा और गामा में रिलेशन देख लो, तो फिर उन तीनों को लेके चलेंगे तो वहां से आ जाता है। कैसे, अगर हम अल्फा और बीटा में रिलेशन बिटवीन अल्फा और बीटा देखें तो क्या होगा, वहां पर मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, इसको बोल देते हैं, जिसकी साइड हमने, ये स्क्वायर है मान लीजिए स्क्वायर, इसकी साइड हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान ली, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया एक तरीके से। साइड क्या है 1 सेंटीमीटर और एरिया क्या हो गया इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया और ये इसकी एक साइड होगी। जब इसको हम हीट देंगे तो ये अपनी लंबाई में वहाँ से इसका सब परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में भी और लंबाई में भी। तो इसकी नया जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो मान लिया डेल्टा एल, इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। तो नया क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ए डैश अगर मैं उसको कहूं,
तो नया जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो आएगा यहाँ से 1 प्लस डेल्टा एल और इसका स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, ये तो आएगा। हाँ, तो यहां से चेंज इन, अगर मैं देखूं कि चेंज इन एरिया क्या हुआ, चलिए चेंज इन एरिया, और उनको और टेम्परेचर में जो मैंने चेंज किया वो मान लिया डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किया, 1 डिग्री का अंतर किया। जैसे यहां से इस वाले फॉर्मूले से जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर कर दूं, टेम्परेचर में चेंज डेल्टा टी, ये एल 1 सेंटीमीटर लिया और डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो मैं अल्फा बराबर डेल्टा एल कर सकता हूं। इस वाले फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है? अगर मैंने इसकी लेंथ को 1 सेंटीमीटर लिया है, एल को 1 सेंटीमीटर ले लिया, ताप में जो मैंने अंतर किया है वो 1 डिग्री सेल्सियस किया है, तो मैं अल्फा को डेल्टा एल के बराबर मान सकता हूं। यानी कि मैं यहां पर जो ये लिख रहा हूं, ये इसको मैं ये भी लिख सकता हूं यहां से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अल्फा क्या है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, और जब क्षेत्रफल वाली बात करूं मैं यहां पर ये तो इसको भी उसके जो क्षेत्रफल में जो क्षेत्रफल, जब इसका साइड 1 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके क्षेत्रफल में वृद्धि और ताप मैंने भी, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो यहाँ से बीटा बराबर डेल्टा ए लिखा जा सकता है। क्या हुआ? 1 प्लस अल्फा हुआ, ये ज़्यादा है और ये पहला ये था, अब ये डेल्टा ए के बराबर है, तो ये बीटा है और इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर ये आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा। यहां पर ये हमने क्या लिखा था? अल्फा बराबर 2 बीटा, ये बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आएगा यहां से। ये अपने, क्योंकि अल्फा जो ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, ये एक तरीके से 1 से छोटा होता है, और जब 1 से छोटी वाली किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। कैसे? अगर 0.5 है ये, इसको 0.5 का स्क्वायर करिए तो क्या आएगा? 0.25, और छोटा हो गया ना, तो पॉइंट वाली जितना आप स्क्वायर करते जाएंगे वो और छोटा होता चला जाएगा, तो इसलिए ये हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से बीटा बराबर क्या है? 2 अल्फा, ये चीज। अब यहां से एक और रिलेशन आएगा, गामा वाला भी ऐसे करेंगे हम। ये तो बीटा और अल्फा में रिलेशन आया, ऐसे ही रिलेशन आएगा गामा में और अल्फा में, गामा में और अल्फा में। उसमें आयतन लेके चलेंगे, जो हमने यहाँ स्क्वायर किया था वहां क्यूब करेंगे, क्यूब वाला फॉर्मूला खोलेंगे, तो गामा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा क्यूब माइनस 1, वहां पर आयतन में अंतर होगा, तो वहां से निकल के आएगा गामा बराबर 3 अल्फा, वहां से निकल के आता है गामा बराबर 3 अल्फा। फिर इन तीनों को हम करेंगे तो वहां से अल्फा बीटा अनुपात गामा बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3 लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन है बिटवीन अल्फा बीटा गामा। ऊष्मा चालकता क्या होती है? बहुत सारे मेटल हमारे पास है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और आयरन है, स्टील है, सब के सब मेटल हैं, लेकिन किसी में ऊष्मा तेजी से फ्लो होती है, किसी में कम। सबसे अच्छा चालक भी इनमें है, सबसे अच्छा चालक किसको मानते हैं? कॉपर को सबसे अच्छा चालक मानते हैं। जो कंडक्शन वाले बर्तन आते हैं उनके नीचे कॉपर की एक शीट लगी रहती है, इंडक्शन पे चलाने वाले जो बर्तन होते हैं वो इसलिए लगी होती है ताकि तली को अच्छे से कंडक्टिविटी, उसी कंडक्शन बनाया जा सके ऊष्मा का। तो एक मेटल की शीट लगा दी जाती है, कॉपर की लगा देंगे तो, तांबे वाली लगा देंगे तो और ज़्यादा अच्छे से कंडक्शन होता है। एक स्टील वाला गिलास में गर्म पानी लो और एक तांबे वाले बर्तन में गर्म पानी लो, तो तांबे वाला गिलास बहुत तेजी से गर्म होता है, जैसे पानी डाला तुरंत गर्म। स्टील वाला थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा उसके कंपैरिजन में,
क्यों? क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी, या हम कहें कि फ्री इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है, ये उसी से मिलता जुलता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी कि करंट में रेजिस्टेंस किस मेटल में कम लगता है, या धारा किस वाले तार में आसानी से फ्लो होती है। कॉपर वाले देखा होगा तो कॉपर वाले ही ज़्यादा, मोटर पंखे सब कॉपर वाले बनते हैं। क्यों? वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है, हीटिंग इफेक्ट कम होता है, रेजिस्टेंस कम ऊपर होता है तो हीट भी कम जनरेट होती है और करंट भी वहाँ पर तेज़ी से फ्लो होती है। थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं क्योंकि तांबा थोड़ा सा महंगा है और एल्युमिनियम के उसमें मुकाबले। सोना, चांदी, इनमें तो कंडक्टिविटी और भी ज़बरदस्त है, प्लेटिनम। लेकिन ये मटेरियल इतने महंगे होते हैं, इनके पंखे नहीं बनाए जा सकते वो कोयल। क्यों? बहुत कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी, कोई खरीद ही नहीं पाएगा। तो फिर कुछ इकोनॉमिकली भी ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि कम से कम ऐसी चीज़ बनाए जो पब्लिक उसको यूज़ भी करे। तो फिर कॉपर पे आ गए। कॉपर तो चलो ठीक है, अवेलेबल भी है, उतना महंगा भी नहीं पड़ेगा और कंडक्टिविटी भी उसकी ठीक ठाक है, तो फिर कॉपर ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे ही होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा भी ऐसी होती है। मेटल कौन सा है, उसमें किस में ऊष्मा तेजी से प्रभावित हो रही है, किस में आसानी से नहीं हो रही है। तो ऊष्मा जब इन मेटल के अंदर इस तरह से बह रही है तो उसको हम उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, ऊष्मा चालकता कहते हैं। इन पैरामीटर को जब नापते हैं तो उसके बाद आता है कि ऊष्मा चालकता की बात करें। मान लीजिए हमारे पास रॉड हमने लिए, तो यहाँ पर जब इसको ऊष्मा हम एक सिरे से देंगे तो जो इस वाली परत पर ऊष्मा, जो पार्टिकल हैं वे ऊष्मा को लेना शुरू करेंगे और आगे वाले को ऊष्मा अपने ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इस सरफेस पर जितने इसके अणु हैं या मॉलिक्यूल हैं, वे एक समय ऐसा आता है जब ऊष्मा लेना बंद कर देते हैं। तब इस पृष्ठ पर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो कहेंगे स्टेडी स्टेट में आ गए, स्थायी अवस्था में आ गए। स्थायी अवस्था क्या होती है क्षण की? कि जब किसी पृष्ठ पर उपस्थित जो इसके मॉलिक्यूल हैं वो ऊष्मा को लेना बंद कर दें, जितनी उन्हें लेनी थी वो ले ली, तब वो जो क्षण की जो अवस्था है वो कहलाती है स्थायी अवस्था, स्टेडी स्टेट। इस अवस्था को आने के बाद जो ऊष्मा बाहर से आ रही है वो या तो आगे हो जाती है या फिर बाहर वातावरण में चली जाती है। ये उस ऊष्मा को नहीं लेता इसके सरफेस। तो जब ये ऐसी स्थिति आ जाए तब इसके कहते हैं हम क्या? स्थायी अवस्था आ गई, स्टेडी स्टेट आ गई। इसके उपस्थित सभी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है। पृष्ठ पर उपस्थित इसका टेम्परेचर तो अलग होगा, लेकिन इस पृष्ठ पर उपस्थित सभी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है। इसमें टेम्परेचर डिफरेंस तो होगा आगे वाली और पीछे वाली में, लेकिन उस पृष्ठ पर उपस्थित सभी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है। या हम इसको कहते हैं समतापी पृष्ठ, आइसोथर्मल सरफेस भी हम इसको कहते हैं, समतापी पृष्ठ, क्योंकि अब इसका ताप सब कैसा हो गया, पूरी पृष्ठ का एक जैसा हो गया, समतापी पृष्ठ इसको कह देते हैं। तब देखा जाता है कि जो यहाँ से हमने इसको ऊष्मा दी है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। Q जो ऊष्मा दी है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। इन दो पृष्ठों के बीच की अगर बात करें तो इन दोनों पृष्ठों के बीच के तापांतर पर, ये बड़ा होगा ताप, ये छोटा होगा, क्योंकि जहाँ से ऊष्मा आ रही है उस साइड वाला हिस्सा गर्म होता है, अगले वाला ठंडा होता है, क्योंकि ऊष्मा ऐसे बह रही है। अगर ऊष्मा इधर से दी है तो ये वाला कोना गर्म होगा, अगले वाला कोना उसके कंपैरिजन में ठंडा होगा। तो तापांतर होता है। जैसे करंट तार में फ्लो हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक है तब तक तार में करंट फ्लो होती रहेगी। ऊष्मा क्यों फ्लो होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। जब तक दो सिरों का ताप अलग अलग है तब तक ऊष्मा एक हिस्से से दो हिस्से तक जाती रहेगी, और जब दोनों हिस्सों का टेम्परेचर सिरों का टेम्परेचर समान हो जाएगा ऊष्मा आगे बढ़नी बंद हो जाएगी। ऐसे ही द्रवों का प्रभाव भी ऐसी होता है कि जब तक एक तल ऊंचा एक तल नीचा है तब तक पानी बहता रहेगा, जब तल बराबर हो गए तब पानी नहीं बहेगा। तो सबकी ये एक सी व्याख्या सबकी दी जाती है। तो यहाँ पर भी जो ऊष्मा बह रही है इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कितने समय तक बही है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होता है।
और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ से हटाया जाता है तो देखा जाता है एक कांस्टेंट आता है k, T1 माइनस T2 इंटू टी अपॉन एल। यहाँ पर k एक नियतांक है, इस k को हम क्षण का ऊष्मा चालकता गुणांक हम कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ से कहते हैं। ये जो हम आगे समझना चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो इस k को हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। और ये सभी मेटल के लिए अलग अलग होता है, सब ये k जितना ज़्यादा होगा वो मेटल उतना ही अच्छा चालक होगा। कॉपर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम के लिए कम है, स्टील के लिए कम है, लकड़ी के लिए और भी कम है, एयर के लिए बहुत कम है, लेकिन कॉपर के लिए सबसे ज़्यादा है। कॉपर में ऊष्मा चालन सबसे बढ़िया से होता है। सोने चांदी पे नहीं जा रहे, वो तो और भी अच्छे चालक हो सकते हैं। तो यहाँ से इसकी कभी कभी परिभाषा भी पूछी जाती है कि इसकी परिभाषा बताइए, इसकी यूनिट बताइए, इसकी वीमा बताइए, तो फॉर्मूले से पता चल सकती है। फॉर्मूले से कैसे पता चलेगा? के बराबर क्या लिखूंगा मैं, क्यू अपॉन ये सब इसके नीचे पहुंच जाएगा, क्या इसको डेल्टा टी में कह सकता हूँ, ये टेम्परेचर डिफरेंस है एक्चुअल में, एल और नीचे यहाँ पर टी भी आ गया। ये डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल एक तरीके से हम इसको एक नाम देते हैं और उसका ये नाम होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता इसको बोलते हैं। यूनिट क्या होगी? डिग्री सेल्सियस पर मीटर। वीमा भी निकाली जा सकती है, थीटा एल माइनस 1, तो यहाँ से वीमा निकल सकती है। तो ये कभी कभी टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछ लिया जाता है, 11वीं में तो बहुत पूछा जाता है, ताप प्रवणता क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, वीमा क्या होती है, 11वीं तो पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की हम डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या? अगर हम इसके टी को समय को 1 सेकेंड कर दें, एकांक समय के लिए ही उसमें ऊष्मा प्रवाहित करें, और डेल्टा टी अपॉन एल जो हमारी ताप प्रवणता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, उसको भी यूनिटी कर दें, तो K इक्वल टू क्यू हो जाएगा। वास्तव में जो ताप प्रवणता, वो थर्मल कंडक्टिविटी है, वो एक ऊष्मा है। कौन सी ऊष्मा है? जो दो पृष्ठों के, जो एकांक दूरी पर रखे दो पृष्ठों के बीच का तापांतर, या हम कहें उनकी जो ताप प्रवणता है, एकांक ताप प्रवणता है, उनके बीच में, या उससे उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बोलते हैं। तो यहाँ से इसकी परिभाषा दे सकती है, एकांक कर दो, बाकी सबको एकांक रखो, तो के उस ऊष्मा के बराबर है जो एकांक समय के लिए किसी क्षण में प्रभावित हो रही है, और जबकि वहाँ पर दो पृष्ठों के बीच की जो ताप प्रवणता है वो क्या है? एकांक है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा दी जा सकती है। यूनिट यहाँ से क्या देंगे इसकी? यूनिट यहाँ से मिल जाएगी क्या? जूल पर, इसकी क्या आएगी? डिग्री सेल्सियस पर मीटर, इसकी क्या आएगी यहाँ पर? सेकंड, तो जूल सेकंड ऊपर पहुँच गया, जूल सेकंड अपॉन में डिग्री सेल्सियस सेकंड, या सॉरी जूल मीटर, फिर ये डिग्री सेल्सियस सेकंड। तो इस तरह से इसकी यूनिट यहाँ से दी जा सकती है। तो चलिए टेम्परेचर स्केल को भी समझ लेते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस में हम नापते हैं, एक फ़ारेनहाइट भी होता है और एक केल्विन भी होता है। डिग्री सेल्सियस को हम ज़्यादा पानी नापने शुरू जा सकते हैं, हमारा जो पानी गर्म हुआ वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबल जाता है, या आज जो टेम्परेचर है वायुमंडल का वो 45 डिग्री सेल्सियस है। तो ये चीज़ें हम यहाँ नापते हैं। लेकिन जो थर्मामीटर होते हैं डॉक्टर के पास, बुखार नापने वाले, उनको फ़ारेनहाइट में नापते हैं कि 101 बुखार हो गया, तो वो फ़ारेनहाइट में होता है। और जब हम एब्सोलूट टेम्परेचर की बात करते हैं, जो थर्मोडायनेमिक में स्टार्ट करेंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनका टेम्परेचर की बात करेंगे वहाँ पर, तो देखेंगे वहाँ पर एब्सोलूट टेम्परेचर हम लेते हैं, यानी कि केल्विन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो तीनों में इनमें अंतर क्या है तो वो देख लेते हैं। कभी कभी ना आपस में बदलने के लिए भी आ जाता है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, फ़ारेनहाइट को इस तरह से बदलो। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो इसका फॉर्मूला ये है कि C/5 F-32/9 इज इक्वल टू अपॉन में 100। ये यानी कि डिग्री सेल्सियस में जब 273 आप जोड़ देंगे तो केल्विन में पहुंच जाएगा। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में का ये सीधा सीधा होता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 100 जब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो बस ये क्या है कि आप केल्विन में से 273 घटा दो या डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो, तो वो आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा।
बस ये फॉर्मूला याद है।